आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, शॉर्ट फॉर्म में CMIE कहते हैं। क्या करती है CMIE? CMIE रोजगार या नौकरियों से संबंधित आंकड़े जुटाती है, जिससे हमें और आपको जानकारी मिलती है कि देश में रोजगार की क्या हालत है, कितनी नई नौकरियां लोगों को, नौजवानों को मिली और कितनी नौकरियां लोगों के हाथ से फिसल गई। यह जानकारी हमें CMIE के आंकड़ों से मिलती है। अब CMIE ने जुलाई यानी जो महीना अभी बीता है उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। जून में लगभग 40 लाख लोगों को नौकरी वापस मिली थी, लेकिन अगले ही महीने 50 लाख लोग कैसे बेरोजगार हो गए। इस बार जो आंकड़े आए हैं उनमें वेतनभोगी लोगों की तादाद सबसे अधिक है। आखिर इसके क्या मायने हैं, सब समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज बात होगी बेरोजगारी की और इससे जुड़े आंकड़ों की। बेरोजगारी के इस आंकड़े को आसानी से समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से और सबसे पहला सवाल यही पूछा कि CMIE के इस बार आए आंकड़ों का पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि जून में 40 लाख लोगों को रोजगार वापस मिला था, लेकिन अगले ही महीने 50 लाख लोगों की नौकरियां फिर चली जाती हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? CMIE जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, वो हमें मंथली जॉब का डेटा देती है। भारत में नौकरियों के, रोजगार के और कमाई के आंकड़े बहुत कमजोर हैं और उनमें बहुत स्पष्टता नहीं मिलती। जिन आंकड़ों पर जो सरकार जो आंकड़े लेकर आती है वो NSSO का पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, पीरियाडिक सर्वे जो साल में एक बार करते हैं और उसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि साल भर में नौकरियों की क्या स्थिति है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा लेकर आती है और हमें ये बताती है कि नौकरियों में क्या स्थिति थी। तो अगर आप लॉकडाउन के दौरान देखें तो लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ ट्रेंड बड़े सेक्युलर या बड़े स्पष्ट ट्रेंड देखे और कुछ हमने बदलाव होते देखे हैं। अप्रैल से लेकर मई तक के और जून तक के आंकड़ों में हमने देखा कि जब तक काफी सारा तेज लॉकडाउन था और प्रवासी श्रमिक वापस जा रहे थे तो नौकरियों भारत में बेकारी की दर 24% तक बढ़कर चली गई थी, क्योंकि ऑल टाइम रिकॉर्ड था, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा था। उस दौरान जो थोड़ी बहुत वापसी हमको दिखाई दी थी वो बढ़ोतरी रूरल एरिया में दिखाई दी थी, ग्रामीण इलाकों में, और वो भी मनरेगा के कामों के कारण और खेती में बुवाई के कारण। तो जब पिछली बार हम इन आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी, जिसके कारण जो बेकारी का आंकड़ा था वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी देखी गई थी। हालांकि वो 9 से 10% के आसपास की बेकारी की दर थी, जो कि पिछले 50 साल 45 से सबसे ज्यादा दर अभी भी है, लेकिन अप्रैल के और मई के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी थी। जून में भी हमें ये दिखाई दिया कि जब कामकाज और कारोबार दोबारा खुलने शुरू हुए तो कहीं कहीं जहां लोगों को काम मिल रहे थे या जिन्होंने अपनी दुकानें खोली या कारोबार शुरू किए उन्हें वहां पे नौकरियां मिली। लेकिन आज इस बार जो आंकड़ा आया है उसने हमारी जो सबसे बड़ी आशंका थी, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, उसे सही साबित किया है। इसकी वजह यह कि भारत में सैलरीड लोगों की है, वेतनभोगी लोगों के करीब 5 मिलियन यानी 50 लाख नौकरियां केवल जुलाई में गई हैं। और इससे पहले अप्रैल में बड़े पैमाने पर छटनी हुई थी एक राउंड की, जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था। और ये पैटर्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या अनलॉक शुरू होने के बाद जुलाई में दूसरे राउंड में बड़े पैमाने पर नौकरी गई है। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल में जो रेगुलर एम्प्लॉय थे या जो सैलरीड एम्प्लॉयज थे उनकी छटनी का एक दौर आया था और जुलाई में उसका दूसरा दौर आया, जब कंपनियों ने अपने काम शुरू किए और उनको समझ में आया कि अगले साल भर अर्थव्यवस्था में कोई विकास दर नहीं आनी। और इसलिए सिर्फ अप्रैल से लेकर जुलाई तक ऋतुराज करीब 2 करोड़ सैलरीड लोगों की नौकरियां गई हैं, जो अपने आप में भारत के इतिहास में क्या किसी बड़ी आबादी वाले देश के इतिहास में बहुत बड़ा नंबर है। 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जाना और एक महीने में 50 लाख लोगों की नौकरियां जाना। ज्यादातर वैसे लोगों की नौकरियां गई हैं, लगभग सभी वैसे ही लोग हैं इस वाले आंकड़े में जो वेतन पर निर्भर थे, जिन्हें हर महीने वेतन मिलता था। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये बहुत ही विपरीत स्थिति है। विपरीत स्थिति से क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जब हम वेतन वाले कर्मचारियों की बात करते हैं ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा भ्रम में पड़ते हैं। रेगुलर
इनकम पाने वाले कर्मचारियों के दो वर्ग हैं भारत में। एक वर्ग ऐसा है जिन्हें रेगुलर वेतन मिलता है और उसके साथ उनके पास 1 साल का या 2 साल का कम से कम रोजगार का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन्हें उनके कुछ सोशल सिक्योरिटीज, जैसे उनको प्रोविडेंट फंड या उनको एम्प्लॉयज इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती। तो भारत में तो अगर पूरी श्रम शक्ति का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 47-41 करोड़ लोग भारत की लेबर फोर्स में हैं, जिसमें से 21% लोग ऐसे हैं जिनको रेगुलर पैसा मिलता है। 21% लोगों में से केवल दो ही या 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अनुबंध है या जिनके पास कोई कारोबार काम करने के लिए 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे ड्राइवर हैं, जैसे दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनके पास कोई जॉब की सर्टेनिटी नहीं है, उनके पास किसी तरीके का अनुबंध नहीं है कि कंपनी उनको किसी समस्या की स्थिति में नौकरी पर नहीं रखेगी। तो जो बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं, जिस आंकड़े से जो हम समझ पा रहे हैं, वो ऐसे लोगों की नौकरियां गई हैं जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे। भले ही उनको हर महीने तनख्वाह उनके खाते में मिल रही होती थी 12 से 15,000 20,000 रुपए, भले ही उनको ठेकेदार हर महीने पैसा देता हो और वो पेरोल पर माने जाते हो, पर उनके पास कोई अनुबंध नहीं थे और इसलिए ऐसे लोगों के काम की नौकरियां ज्यादा गई हैं, उन्हें ज्यादा निकाला गया है। जहां जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे, नौकरियां उनकी भी खत्म हुई हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या शायद थोड़ा कम हो सकती है या उसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें कंपनियों ने थोड़े कम पैसे पर उनकी सैलरी कम कट करके और उनकी उपयोगिता बनाए रखने की कोशिश की है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जब लौटेंगे तो बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां जाने के बाद उन्हें फिर से काम मिलने की संभावना पर। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और एक बात और कही जाती है कि अगर सैलरीड लोगों की नौकरियां जाती हैं तो उसके बाद बहुत कम ऐसा मौका मिलता है या मौका आता है जब उन्हें दोबारा नौकरियां बहुत जल्दी मिल सकें। इसे कैसे समझ सकते हैं? ऋतुराज, इसमें और थोड़ा भीतर समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो पूरा का पूरा रोजगार बाजार है वो करीब 90% असंगठित क्षेत्र का है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी भारत में जो पूरा का पूरा रोजगार है उसमें से 50 से 52% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद काम करते हैं, अपने आप स्वरोजगार करने वाले लोग हैं। इसके अलावा 20 से 21% लोग कैजुअल लेबर हैं और 20-21% लोग ऐसे हैं जिन्हें आप वेतन भोगी कह सकते हैं। उसमें नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बगैर अनुबंध के काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो जब इस तरीके की नौकरियों में एकदम कट छटनी होती है तो उन्हें वापस नौकरी पर रखे जाने की समस्या इसलिए होती है कि एक तो बाजार में लेबर फोर्स की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए कोई 12,000 या 13,000 रुपए में काम कर रहा है और उसके बदले 10,000 या 8,000 का कोई आदमी बाजार में उसी को काम करने को तैयार हो जाता है तो उसे काम मिल सकता है। और दूसरी चीज, कोरोना या कोविड जैसी परिस्थितियों में या गहरी मंदी की परिस्थितियों में कंपनियां आमतौर पर यह कोशिश करती हैं कि वो इसके बाद रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज को नौकरी पर ना रखें। और इसलिए कोविड के बाद हमें सबसे बड़ा खतरा रोजगार बाजार में ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की, यानी जिनके पास कोई अनुबंध नहीं होगा, उन्हें काम तो मिलेगा, पहले से कम तनख्वाह मिलेगी, पर उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। ऐसे लोगों को आने वाले समय में थोड़ा बहुत काम मिल सकता है, लेकिन ये रोजगार की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कोविड के बाद पिछले प्री कोविड एरा से और ज्यादा खराब हो जाने वाली है। यानी रोजगारों की क्वालिटी और ज्यादा गिरने वाली है, कर्मचारियों को मिलने वाली जो सुरक्षा है उसमें और ज्यादा कमी आने वाली है। एक बात और कही जाती है कि आर्थिक मोर्चे पर अगर बात करें तो सैलरीड क्लास जो है वो कम झटका देने वाला होता है। इसका कुछ इसकी नंबर से लेना देना है क्या? क्योंकि लगभग 20-21% लोग ही ऐसे हैं जो वेतन भोगी हैं, सैलरीड वाले हैं।
देखिए, वेतनभोगियों में भी जैसे जो सैलरीड है, सैलरीड की तो बात हमने आपको स्पष्ट की कि सैलरीड तो एक ड्राइवर भी हो सकता है टैक्सी स्टैंड का, पर वो उसको 2 साल के लिए कोई टैक्सी स्टैंड का मालिक उसके साथ अनुबंध नहीं करता। हर महीने उसको पैसा तो दे रहा है, तो उसको रेगुलर वेतन तो आ रहा है। एक वो मजदूर है जो रोज दिहाड़ी ले रहा है और जब काम बंद हो गया तो चला जाता है, उसको हम कैजुअल लेबर कहते हैं। एक सोसाइटी में काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन है, या सोसाइटी में काम करने वाला प्लम्बर है, या किसी एरिया में उसके साथ कोई अनुबंध नहीं है सोसाइटी का, लेकिन हर महीने उसको एक नियमित वेतन मिल जाता है, तो उसे आप रेगुलर वेजेस एम्प्लॉय कहेंगे। जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं उसमें करीब 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम संगठित क्षेत्र का कर्मचारी मान सकते हैं। और इसको मानने का तरीका यह है कि जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोविडेंट फंड के साथ है, जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है, चाहे वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में हो या वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हो, अगर उनका या वो किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या साढ़े 3 पौने 4 करोड़ के आसपास है। ये लोग सबसे कीमती है पूरे सिस्टम में, क्योंकि ये लोग अपने आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कम से कम 3 या 4 5 जॉब्स या 3 या 4 5 रोजगार अपने साथ साथ समेटते हैं या उनको मदद देते हैं। जैसे एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के घर के आसपास दुकानें, मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, ये बहुत सारे लोग उन घरों पर आश्रित रहते हैं। तो जब ऐसा जॉब्स में ये इस हिस्से में कटौती होती है, वेतन में इस हिस्से में कटौती होती है, तो उसका असर कम से कम 3 से 4 या 5 नौकरियों पर पड़ता है। ऐसे अध्ययन सरकार के पास भी और अलग से भी स्वतंत्र एजेंसियों के हैं। तो इसलिए सीएमआई का आंकड़ा ज्यादा चिंता पैदा करता है कि इसमें वो लोग भी हैं जो अपने साथ 2 3 4 असंगठित क्षेत्र के रोजगारों लोगों को काम दे रहे थे, उनके सहारे उनकी जीविका चल रही थी। और इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास एक नियमित आय तो आ रही थी, लेकिन उनके पास अनुबंध नहीं था। अब भविष्य में उन्हें इस तरीके का काम मिलने की संभावना नहीं है। और इसमें वो लोग भी हैं जो आने वाले समय में थोड़ा बेहतर परिस्थिति में जाकर रेगुलर एम्प्लॉय हो सकते थे, कि उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा काम कर लिया, फिर उसके बाद उनके कामकाज को देखते हुए उन्हें कंपनी ने प्रमोशन करके उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर अपने यहाँ शामिल कर लिया। ये जो आंकड़े आते हैं सीएमआई के, क्या इनमें सभी लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है, या बहुत एक सीमित आंकड़ा है ये कि ये बहुत जितने लोगों के आंकड़े उपलब्ध हैं ये सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं? देखिए, सर्वे हमेशा सर्टेन सैंपल साइज के साथ होते हैं। सीएमआई एक स्थापित और क्रेडिबल एजेंसी है, और उसके जो सर्वे आते हैं या जिसके आंकड़े आते हैं वो विश्वसनीय हैं। दुनिया भर की एजेंसियां उनको कोट करती हैं। भारत में भी जो नीति निर्माता हैं वो इन आंकड़ों के आधार पर अपनी नीतियां बनाते हैं। तो ये जो सर्वे है, यही सर्वे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले बेकारी की दर 3 से 4% दिखा रहा था, तब भी विश्वसनीय था। और जो परिस्थिति है सामने उस हिसाब से इससे ये सर्वे प्रतिष्ठित है। और इसके लिए सर्वे से ज्यादा हम अपने आसपास घूमकर ये परिस्थिति देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। लोगों की नौकरियां जाते, लोगों के रोजगार कम होते, लोगों की तनख्वाहें कटते। तो जो हमारे आसपास हो रहा है ना, वो इस सर्वे में रिफ्लेक्ट होता है। और सर्वे उसे एक मेथोडिकल ढंग से, एक वैज्ञानिक ढंग से सामने लेकर आता है। इसी सर्वे ने हमें जून में बताया था कि बेकारी की दर में जो बढ़ोतरी थी वो तो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अब जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, जहां से अब नौकरियां गई हैं ऋतुराज, वो है भारत में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। जिन 50 लाख लोगों की बात की जा रही है वे लोअर मिडिल क्लास का हिस्सा है, जो जिनकी तनख्वाहें 15 से 16 20 हजार रुपए के आसपास है, और मिडिल क्लास है जिनकी तनख्वाहें 35 से 50 60 हजार के आसपास है। यही वो इंपॉर्टेंट कंज्यूमर वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है, जिसके दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 60% हिस्सा लोगों की खपत का है। लोग जो खरीदते हैं उससे इकोनॉमी आगे चलती है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा सर, कि अभी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इंडस्ट्रीज से, अलग अलग जगहों से, ऐसी स्थिति या इस तरह रोजगार के बार बार जाने की स्थिति अभी बनी रहेगी, या उसमें सुधार हो सकता है आने वाले वक्त में? अगर होगा तो कितना वक्त और लगेगा? ऋतुराज, हमारे पास 2 राउंड नौकरियों में कटौती के छटनी के हो चुके हैं। एक राउंड अप्रैल मई में हुआ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, और 21 दिन बाद लॉकडाउन बढ़ाया गया, और तब कंपनियों ने पहला राउंड छटनी का किया। दूसरा राउंड कंपनियों में, कारोबारों में बंदी छटनी का जुलाई में आया, जब अनलॉक हो गया। और अनलॉक होने के बाद उनको ये समझ में आया, निर्माताओं, उद्यमियों को, कि आने वाली परिस्थिति क्या है। एक और छोटा राउंड छटनी का शायद हमें देखने को मिलेगा अगली तिमाही में, दिवाली के बाद।
क्योंकि जो डिमांड की थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं वो फसल कटने के बाद, खरीफ की फसल कटने के बाद जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान थोड़े बहुत रिवाइवल की उम्मीदें हैं। वो रिवाइवल कितना होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत बहुत गहरे गड्ढे में है, बहुत बुरी तरह टूटी हुई है। तो अगर वो रिवाइवल उम्मीदों के हिसाब से बेहतर नहीं हुआ तो हम शायद एक राउंड और छटनी का देखेंगे, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज इसमें समझना जरूरी है कि अभी हमारे पास कंपनियों की पहली तिमाही के आंकड़े आए, भारत की प्रमुख कंपनियों के, और उसमें एनएसई में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से 90% कंपनियों के मुनाफे 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर टूटे हैं, 40% की कमी आई है। तो अगर हम इसे देखें कि ये गिरावट आने वाले क्वार्टर में बढ़ेगी और वहां भी ये गिरावट आती है, तो तीसरी तिमाही तक कंपनियां ये ये तय करने की स्थिति में होंगी कि आने वाला जो वित्त वर्ष है, मतलब जो अगला वित्त वर्ष है, वो किस स्थिति में जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि छटनी यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं आएगी। लेकिन अभी हमें दो बड़ी चीजें देखनी जरूरी हैं। एक तो तीसरी तिमाही में कितना सुधार होता है, कितनी मांग आगे बढ़ती है, और जो कर्ज दे रखे हैं बैंकों ने, उनका भविष्य क्या होता है। शुक्रिया अंशुमान सर इस जानकारी के लिए, बेरोजगारी के नए आंकड़ों पर बात करने और इसे बारीकी से समझाने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।